हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है वीवू और आप मुझे देख रहे हो इंडिया रोड्स पर। आज हमारे साथ में है दो ऐसी हैचबैक या मिनी एसयूवी, हम इसे कहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हालांकि टाटा जो है वो अपनी पंच को मिनी एसयूवी बुलाता है। ऑन द अदर एंड सिट्रोएन की जो C3 है वो मिनी एसयूवी कभी क्लेम नहीं करते हैं। मेरी जो गाड़ी है वो हैचबैक कैटेगरी में आती है। बट ये दो गाड़ियां एक दूसरे के साथ कंपीट करती है, ना केवल फीचर्स में, इंजन ऑप्शंस में भी और कहीं ना कहीं प्राइसेस में भी। तो प्राइसेस के अंदर बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिफरेंस है, इस वजह से लोग कंफ्यूज ना हो, ये वीडियो आपके लिए हाजिर है। तो चलिए विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और आप उम्मीद है कि मुझे सब्सक्राइब कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन दबा के बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए, तो ये रही इन दोनों की चाबियां। तो सबसे पहले तो चाबियां दिखा देता हूँ। ये है सिट्रोएन C3 की चाबी जिसमें लॉक अनलॉक बटन है, और ये है की फॉब, क्योंकि पंच के अंदर आती है पैसिव कीलेस एंट्री और इसके अंदर पैसिव कीलेस एंट्री नहीं आती, इसके अंदर एक्टिव कीलेस एंट्री आती है। यानी कि आपको हमेशा जो है वो अनलॉक करनी पड़ेगी, जबकि पंच के साथ में आपको बस गाड़ी के अंदर जाना, रिक्वेस्ट बटन दबाना है और आप गाड़ी के अंदर बैठ सकते हो। आपकी पॉकेट में हमेशा गाड़ी के अंदर जो है वो चाबी रहने वाली है। आप गाड़ी के बाहर भी है तब भी ये पॉकेट के अंदर ही आप रख सकते हो, यहाँ पर वो एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है जी, सबसे पहला डिफरेंस हमने चाबी के बारे में बता दिया। अब जो है वो आपको लेके चलते हैं कि क्या है ऐसा बदलाव जो इसको और इसको काफी डिफरेंशिएट करता है फ्रंट व्यू से। देखो DRL यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ग्रिल काफी अच्छी सी यहाँ पर आ गई है, और यहाँ ये अगर आप देखोगे तो हेलोजन तो है ही, लेकिन इसके अंदर कोई भी जो है वो प्रोजेक्टर सेटअप नहीं आता। ब्लैकआउट जरूर किया गया है। DRL भी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को नजर आई है। टर्न इंडिकेटर भी इसका जो है वो रेगुलर बल्ब ही है। इधर ऑन द अदर एंड अगर आप देखेंगे तो फॉगलम यूनिट की हाउसिंग तो काफी प्रिटी है और इसके अंदर हेलोजन ही इंट्रोड्यूस किया है। तो कुछ इस तरीके का जो है वो इसका यहाँ पर फ्रंट व्यू रहने वाला है। इधर अगर आप चलोगे तो पंच में आपको काफी प्रोपोर्शनेटली डिजाइन जो है वो यहाँ पे एलिमेंट नजर आएंगे। जैसे DRL हो गई, टर्न इंडिकेटर लेफ्ट साइड में है, प्रोजेक्टेड सेटअप है, हाई बीम लो बीम के लिए अलग अलग सेक्शंस दिए गए हैं। नीचे भी आपको जो है वो यहाँ पर देखने को नजर आने वाला है एक हेलोजन फॉग लैंप ही। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डुअल टोन दोनों ही गाड़ियों में ऑफर कर दिए जाते हैं। अब साइड प्रोफाइल में लेके चलता हूँ, तो जब आप सिट्रोएन की तरफ चलेंगे ना साइड प्रोफाइल में, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपको रियलाइज होगा कि यार इसके अंदर एलॉय व्हील्स नहीं आते हैं। तो अगर आप सिट्रोएन C3 खरीद रहे हैं, भले ही आप टॉप ऑफ द लाइन क्यों ना खरीदें, बट आपको जो है वो स्टील व्हील से ही काम चलाना पड़ेगा। 195 सेक्शन का ये टायर है, रेडियल 15 इंचेस। ऑन द अदर एंड पंच की बात करूं तो यहाँ पे 16 इंचेस आते हैं। मैकफर्सन स्टड दिए गए हैं। यहाँ पर जो है वो आपको टर्न इंडिकेटर फेंडर में माउंटेड होंगे, ORVM पे नहीं। यहाँ पे की होल और रेगुलर ओपन होने वाले यहाँ पे जो है वो आपको डोर हैंडल्स देखने को नजर आएंगे, और यहाँ पर जो है वो पट्टी दी गई है जैसे कि आपको पंच में मिलेगी, जो पीछे तक जाती है। पंच अगर आप देखें तो इसकी हाइट आपको ज्यादा देखने को नजर आएगी। विड्थ और लेंथ के मामले में आपको सिट्रोएन C3 नजर आएगी ज्यादा लंबी। सिट्रोएन C3 की जो लेंथ है वो आपको 3.98 मीटर्स की है, यानी कि वो 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी श्रेणी में आने वाली एक मिनी एसयूवी है। ऑन द अदर एंड ये 3.8 मीटर की श्रेणी में आने वाली गाड़ी है। तो तकरीबन अच्छा खासा जो है वो लेंथ में डिफरेंस नजर आएगा, बट हाइट जो है वो आपको पंच की, जैसे कि मैंने आपको बताई थी। व्हील बेस अगर आप देखें, यानी कि इस टायर से लेके इस टायर तक की लेंथ जो है वो दोनों में ही अंतर है। 2540 आपको मिलेगी सिट्रोएन C3 में, जबकि 2445 आपको जो है वो व्हील बेस यहाँ पर नजर आएगा पंच में, जिसका एडवांटेज जो है वो सिट्रोएन C3 अंदर स्पेस में लेती हुई नजर आएगी। तो स्पेस भी आपको दिखाता हूँ। उससे पहले ये देखिए, यहाँ पर आते हैं डुअल कट एलॉय व्हील्स जो कि काफी अच्छे हैं मैकफर्सन स्टड के साथ में, एंड ये 16 इंचेस है कंपैरेटिव टू सिट्रोएन C3। वो जो है वो आपको रेगुलर 15 इंचेस ही नजर आएंगे। यहाँ ORVM पे अगर आप देखेंगे तो टर्न इंडिकेटर दिया गया है, डुअल टोन ट्रीटमेंट इसको भी दी गई। डुअल टोन ट्रीटमेंट उधर भी आती है, बट इसका थोड़ा सा जो डुअल टोन है वो नीचे तक आता है, उसका टॉप तक रहता है। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप देखें तो सिट्रोएन C3 और ये रही पंच। रियर में अगर आप देखेंगे तो डिफॉगर यूनिट नहीं है और वाइपर सेट भी नहीं है, कोई भी ऐसा स्पॉइलर वगैरह भी नहीं मिलेगा आपको। प्योरटेक टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये टर्बोचार्ज बेस्ड है। सिट्रोएन का लोगो ब्लैकआउट किया गया है, C3 का लोगो इधर, एंड नीचे जो है वो 2 पार्किंग सेंसर्स आपको दिए गए हैं रिक्वेस्ट बटन के साथ में। ये भी आपको हेलोजन सेटअप ही टेल लाइट देखने को नजर आने वाली है। अभी देखिए मेरी हाइट जो है वो तकरीबन इतनी। पीछे चले अगर यहाँ पर, तो ये आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर चीजें जो है वो काफी बिजी हैं। आपको डिफॉगर मिलता है, वाइपर सेट मिलता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलती है, साथ ही आपके पास में 2 ही यहाँ पर भी जो है वो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं।
एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको इधर माउंट होता हुआ नजर आएगा, जो Citroen C3 के अंदर कंप्लीटली मिस किया गया है। तो अब जो है मैं आपको बूट दिखाता हूँ। यहाँ पर पंच की अगर आप बूट देखेंगे तो उसमें लोडिंग लिप कम है, बट जो पंच की बूट है वो तकरीबन 319 लीटर की जो है वो बूट क्लेम की जाती है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की जो है वो स्पेस मैनेजमेंट यहाँ पर ऑफर किया गया है। एक इल्यूमिनेशन लाइट जरूर मिलती है, बट कोई भी 60:40 में स्प्लिट होने वाली सीट नहीं दी गई है। जबकि अगर आप Citroen की तरफ चलेंगे, C3 की तरफ चलेंगे, तो यहाँ जो है वो 315 लीटर की बूट ऑफर करती है ये। लेकिन इन रियलिटी इन दोनों ही बूट्स को देख के मुझे ज्यादा बूट Citroen C3 के अंदर महसूस हुई। कोई भी 60:40 में स्प्लिट होने वाली सीट्स नहीं है। यहाँ पर इल्यूमिनेशन नहीं मिलती, बट जरूर आपको यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है वो हुक मिल जाते हैं जिनपे 3 kgs लिखा हुआ है। एंड उधर भी अगर आप देखेंगे टाटा पंच में, वहां पर भी आपको ये इसी तरीके के दोनों साइड ही हुक देखने को नजर आते हैं। इसकी लोडिंग लिप कंपैरेटिवली ज्यादा है, जिस वजह से स्पेस भी इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा क्रिएट हो जाता है। अब इंटीरियर चेकआउट करवाते हैं। पंच के इंटीरियर जब आप इनग्रेस करोगे तो काफी इजीली इनग्रेस कर पाओगे। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये कुछ स्टेयरिंग व्हील पे जो है वो लेदरेट टच दिया गया है। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड ही कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं। इनफैक्ट इसका हॉर्न की जो पिच है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है, छोटी। आप इस तरफ से जो है वो यहाँ पर बटन देखेंगे ताकि यहाँ पे हॉर्न इजीली आपको एक्सेस कर सकें। यह लेफ्ट साइड में कंट्रोल्स दिए गए हैं, राइट साइड में जो है वो क्रूज कंट्रोल ऑफर किया गया है, जो कि कंप्लीटली मिस है Citroen C3 में। इस तरफ अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। राइट साइड में स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड में आपको डिजिटल और कलरफुल TFT MID मिलेगी देखने को, जिस वजह से ये ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है और आपके रियल लाइफ को कम मुश्किल बनाती है। अगर आप देखें यहाँ पे ऑडोमीटर भी दिया गया है और टैकोमीटर दिया गया है, फ्यूल गॉज दिया गया है, डैशबोर्ड सिंबल्स दिए गए हैं एंड यहाँ पे टेम्परेचर गॉज भी दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इंटरेक्टिव रखा गया है इस पूरे सेटअप को। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसका टच रिस्पॉन्स अच्छा है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो जरूर ऑफर करता है, बट ये जो है वो जो सिस्टम जो है वो आपको वायर्ड मिलेगा, जबकि C3 के अंदर वायरलेस कनेक्शन मिलता है। क्लाइमेट कंट्रोल जो है ऑटोमेटिक दिया गया है, 12 वोल्ट का DC सप्लाई। इधर आपको ट्रांसमिशन 5 स्पीड का मिलता तो है, लेकिन मैनुअल है। यहाँ पर जो है वो आपको कप होल्डर्स ऑफर होते हुए नजर आएंगे। कुछ इस तरीके की ग्लव बॉक्स है, जो कि काफी बड़ा सा ग्लव बॉक्स आपको ऑफर होता है कंपैरेटिव Citroen C3। तो इंटीरियर्स आपने डुअल टोन देख ही लिए हैं। C3 के इंटीरियर्स आपको ज्यादा अच्छे लग सकते हैं। दीज आर माय चॉइसेस। हो सकता है कि आपको C3 के ऊपर पंच के इंटीरियर ज्यादा पसंद है। जब आप Citroen C3 में एंटर करेंगे तो आपको इसका स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरीके के सेटअप के साथ मिलेगा। कोई स्टीयरिंग व्हील पे जो है वो कवर वगैरह ऐसा नहीं है, लेदर टच नहीं है। लेफ्ट साइड में जो कंट्रोल्स हैं वो भी मिसिंग है, बट इसकी जो MID जो आपके साथ में ऑफर की गई है वो MID आपको देखने को नजर आएगी कि है तो वो डिजिटल ही, बट किसी भी तरीके का कलरफुल TFT वगैरह इस्तेमाल नहीं किया गया है। टैकोमीटर भी यहाँ पे ऑफर नहीं किया गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें थोड़ी सी मिस आउट आपको लग सकती है। हालांकि ये जो सिस्टम है वो मुझे काफी अच्छा लगा कंपैरेटिवली। एंड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ में आता है, जो कि वायरलेस है। इस वजह से मुझे इसका स्टीरियो सेटअप जो है वो ज्यादा बेहतर लगा। हालांकि साउंड क्वालिटी मुझे हमन की ज्यादा बेटर लगी ऑन पंच। यहाँ पे आप लेआउट देखोगे तो ये ज्यादा इंटरेक्टिव लेआउट लगेगा, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सा लग सकता है। एंड इस लेआउट के साथ में आप हो सकता है कि 2-4 साल आराम से आउटडेटेड फील ना करें, है ना। और ऐसा हो सकता है कि 2-4 साल भी वो काफी फ्रेश फील कराए। क्लाइमेट कंट्रोल तो दिया गया है, बट ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं दिया गया है। 12 वोल्ट का DC सप्लाई। इस तरफ अगर आप देखें तो कुछ अलग से स्पेस दी गई एंड स्टोरेज स्पेस। इधर भी जो है वो आपको कप होल्डर दिया गया है एंड यहाँ पर जो है वो ग्लव बॉक्स है। बस दिस इज नॉट कूल्ड और छोटा है कंपैरेटिव टू पंच। तो फिलहाल पंच के सीरियर चेक कर दोस्तों, ये है पंच की सेकंड रो। और जब आप यहाँ पर बैठेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पर जो है वो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको ऑफर किए गए हैं। इनफैक्ट कुशन्ड सीट्स हैं और दोनों ही सेक्शन में आपको अलग अलग स्लॉट्स दिए गए बैठने के लिए, यानी कि डेडिकेशन थोड़ा सा जरूर दिखता है। यहाँ अगर आप देखें नी रूम जो है वो सफिशिएंट इनफ है एंड लेग रूम भी कुछ ऐसा ही ऑफर किया गया है, बट कोई भी पैनल इतना बड़ा जो है वो यहाँ पे नहीं मिलता और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जो है वो आपको फ्लोर हम्प मिलेगा। कोई भी AC वेंट्स इसके अंदर नहीं दिए गए हैं। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो आपको हैंडल बार तो मिलते हैं, बट उसके ऊपर कोट हुक भी ऑफर किया गया है, विच इज गुड। और मार्जिनेबल जो है वो शोल्डर रूम मिलता है। अंडर थाई सपोर्ट जरूर आपको काफी अच्छा देखने को नजर आने वाला है। हेडरूम के मामले में दोस्तों आपको कुछ इतनी हेडरूम ऑफर की गई है, जो कि मुझे लगता है 4 इंच के आसपास होनी चाहिए। और 5 फुट 10 इंच जो कि मेरी हाइट है, इस हाइट के हिसाब से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये हेडरूम काफी सफिशिएंट इनफ है। आपको एक जो है वो सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है जिसके ऊपर कप होल्डर्स वगैरह नहीं ऑफर किए गए हैं।
फिलहाल है हम लोग सेकंड रो में C3 के, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का हेडरूम मिलेगा, और ये कंपैरेटिवली पंच से हल्का सा कम लग रहा है मुझे, 3 इंच के करीब जो है वो जगह नजर आ रही है। नी रूम ज्यादा बेहतर है पंच से, और लेग रूम भी ज्यादा बेहतर है, और यहाँ अंडर सपोर्ट इज मार्जिनेबली गुड, बिल्कुल पंच जैसा ही है। शोल्डर रूम भी अच्छा है, बट ये जो हेडरेस्ट है वो आपको फिक्स्ड ही मिलेंगे। 5 फुट 10 इंच जैसे लोगों के लिए तो कुछ इस तरीके से सेटिंग है, मेरे लिए तो ऑलमोस्ट यूजलेस है। और यहाँ अगर आप देखेंगे ग्रैब हैंडल है, बट ग्रैब हैंडल के अंदर कोटोक एक्चुअली नहीं है, कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है, कोई भी एसी वेंट नहीं है। इनफैक्ट जो इसके विंडो के कंट्रोल्स है वो यहाँ दिए गए हैं, जिस वजह से आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, उठ के जो है वो इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन 2 USB स्लॉट जरूर मिलते हैं जो पंच में मिसिंग है। एक बॉटल होल्डर आपको इधर मिलता है। तो चलिए जल्दी से इन दोनों की ड्राइव करते हैं और कंक्लूड करते हैं कौन से ज्यादा बेहतर है, कौन से ज्यादा नहीं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है ये गाड़ी स्टार्ट होती है, और फिलहाल हम लेके चलते हैं टाटा पंच को, और इसका एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता रहूंगा। देखो मस्त बात ये है कि इसके अंदर डायनाप्रो आती है, तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हालांकि है तो काफी पुरानी टेक्नोलॉजी, बट कोई भी मैन्युफैक्चरर अपनी एंट्री लेवल गाड़ियों में इतनी ज्यादा इस्तेमाल इसको नहीं कर रहा। बहुत ही सिंपल सी टेक्नोलॉजी है। सो ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से, डायनाप्रो टेक्नोलॉजी की वजह से, जब आप गाड़ी को लेके चलते हो किसी ऐसी एरिया से जहां पर पॉट होल्स हो या जहां पर मडी एरिया ज्यादा हो, तो वहां पर गाड़ी जो है वो मतलब एनर्जी लेस फील नहीं करती। वहां पे ऐसा नहीं होता कि जो है वो गाड़ी स्टक हो जाएगा कहीं पे। सो हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं इस इंजन के बारे में। ये जो इंजन है वो एक्चुअली में एक अच्छा इंजन है, हालांकि इतना ज्यादा रिफाइंड नहीं है, बट रिफाइनमेंट के मामले में C3 का इंजन भी जो है कुछ ज्यादा रिफाइंड एक्चुअली में नहीं है। दैट इज गुड इंजन, बट 3 सिलेंडर दोनों ही होने की वजह से थोड़ी हार्शनेस लेवल जो है दोनों ही गाड़ियों के अंदर है। इसका जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है कंपैरेटिव टू C3 के मैनुअल ट्रांसमिशन में। रीजन बीइंग ये जो गाड़ी है उसके जो थ्रोज है ना वो शॉर्ट है, और गियर लीवर पे जो आने वाली वाइब्रेशन है वो भी काफी कम है, जिस वजह से इसका एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर है। बट एक चीज फॉर श्योर है, ये जो इंजन है 86 PS की पावर यहाँ पर डिलीवर करता है। ये ऑन पेपर तो 86 है, पर रियल लाइफ में इतना ज्यादा पंची फील नहीं होता। 86 फील नहीं होता, समवेयर अराउंड 80 या 78 के आसपास आप इसको काउंट कर सकते हो। सिट्रोएन क्योंकि C3 में जो है वो टर्बोचार्ज इंजन लगा हुआ है और 110 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, एंड उसकी टॉर्क फिगर भी जो है वो 190 के करीब है। तो जब आप टर्बो रेव करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि यार लिटरली इंजन में जान तो है, वो 190 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो लिटरली फील होता है कि यार एक्चुअली में मैं एक पावरफुल इंजन वाली गाड़ी जो है वो यहाँ पे चला रहा हूँ। देखो पंच वो लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है जो एक्चुअली में सिटी के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं। उनको जो है वो एक अच्छा ट्रांसमिशन चाहिए AMT में, उनको जो है वो एक अच्छी गाड़ी चाहिए एटलीस्ट सर्विस नेटवर्क के मामले में और स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी के मामले में। टाटा का स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी एंड सर्विस नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिव सिट्रोएन C3 के मामले में। तो वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन में जरूर C3 आती हो, बट वो पीस ऑफ माइंड जिन लोगों को चाहिए वो टाटा के तरफ जो है वो जरूर शिफ्ट होंगे। सो दोस्तों जो परफॉर्मेंस है गाड़ी के अंदर वो C3 के अंदर तो ज्यादा है, बट उसका स्टीयरिंग फीडबैक के बारे में अगर मैं बात करूं, कंपेयर करूं उसको टाटा पंच के साथ में, मुझे लगता है टाटा पंच का स्टीयरिंग ज्यादा अच्छा है, फीडबैकेबल है एटलीस्ट। इट इज नॉट फ्री, उसका ना थोड़ा फ्री आपको नजर आने वाला है, ये चीज तो है। क्लच और इंजन का जो केमिस्ट्री है वो काफी अच्छी है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। सेकंड गियर में आप देखेंगे तो थोड़ी वाइब्रेशन जो है वो ज्यादा है, एंड क्लच में भी जो है वो हल्की फुल्की आपको हार्शनेस नजर आएगी। दोनों ही इंजन में, चाहे आप पंच का खरीदें चाहे आप C3 का लें, दोनों ही इंजन जो है वो काफी इतने ज्यादा रिफाइंड तो एक्चुअली में नहीं ही है। 3 सिलेंडर जो है वो दोनों ही लगते हैं। माइलेज के मामले में जरूर आपको पंच जो है वो थोड़ी ज्यादा बेहतर माइलेज देगी, रीजन बीइंग उसके अंदर आपको कम जो है वो यहाँ पे पावर फिगर्स मिलती हैं। आइडल स्टार्ट स्टॉप होने का ये एडवांटेज है। देखो गाड़ी एकदम बंद हो गई है, जैसे मैं क्लच दबाऊंगा गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और गाइस हमें फिलहाल C3 में, और इस इंजन की खासियत ये है कि परफॉर्म ही काफी है। 110 PS की पावर, 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क नजर आता है, बट वो लोग जो सिटी के लिए गाड़ी खरीदना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो या AMT हो, उसमें थोड़ा सा लैग करती है गाड़ी, क्योंकि वो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, वो आप चाहते हुए भी नहीं खरीद सकते। तो ये थोड़ा सा है। स्टीयरिंग फीडबैक कंपैरेटिवली पंच का काफी अच्छा है, स्मूथ है उसका स्टीयरिंग, और ओवर हाई स्पीड जो है वो हार्ड होता है। इसका सिटी में भी थोड़ा नॉमिनली है, मतलब इतना ज्यादा स्मूथ नहीं है। और स्टीयरिंग का जो फ्री पॉइंट है ना, देखिए काफी ज्यादा है वो फ्री पॉइंट,
तो वो चीज़ ज़रूर मुझे लगती है कि ये चीज़ इंप्रूव हो सकती थी। बाकी क्लच हो और रेस हो, ब्रेकिंग इज़ गुड, ब्रेकिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। और ये जो ABS है ना, वो किक इन होते हुए नज़र आता है कि हाँ प्रॉपरली किक इन हुआ है यार ये इसका ABS, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। उस पोर्शन पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और है, जब हम इस गाड़ी को चलाते हैं तो व्यू काफ़ी ब्रॉड मिलता है, जो पंच में मैं मिस करता हूँ। एक्चुअली इसका IRVM भी काफ़ी बड़ा है, ORVM तो है ही बड़ा, और जब हम चलते हैं तो बोनट प्रॉपरली जो है वो नज़र आता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक्चुअल में मुझे इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी लगी। माइलेज आपको ये तकरीबन 16.5 से 17 का देगी, मुझे तो इतना आराम से दे रही है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं इसके अंदर जो मिसिंग है यार, वो चीज़ मुझे थोड़ा लगता है कि यार अगर ये सारी चीज़ें होती तो काफ़ी अच्छा होता। एक तो आप जब रात में चल रहे होते हैं तो ये IRVM काफ़ी परेशान करता है, तो सारी जितने भी पीछे की हाई बीम या लो बीम वाले लोग हैं उनकी जो बीम है वो इससे स्ट्राइक होकर सीधा रिफ्लेक्ट करती है आपकी आंखों में और परेशान करती है। तो वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं जो है वो लूज होता हुआ नजर आता है ड्राइवर का। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लेस इन्फॉर्मेटिव होने की वजह से आपको नहीं पता रहता कि आप कितना रेव कर रहे हैं, ज़्यादा रेव तो नहीं कर रहे हैं, या इसमें के अंदर इको मोड्स भी नहीं है। तो ड्राइव करते टाइम उन चीज़ों को ज़रूर आपको रियलाइज़ होता है कि यार फ्यूल एफिशिएंसी अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकूँ एटलीस्ट इन सिटी, तो इको मोड पे चला लेता हूँ, ताकि इसका जो गाड़ी का ECU है वो अकॉर्डिंगली जो है वो एडजस्ट करे हमारा थ्रॉटल रेस्पॉन्स। बाकी एक डिसेंट गाड़ी है, वो लोग जो वैल्यू फॉर मनी चाहते हैं उसका छोटा इंजन ले सकते हैं। टियागो के प्राइस में आपको एक C3, एक कॉम्पैक्ट कह सकते हैं कि कॉम्पैक्ट SUV का मजा जो है ये गाड़ी जरूर आपको देगी। तो वो लोग जिनका बजट ज्यादा नहीं है दे कैन एक्चुअली गो फॉर C3, एंड स्पेशली वो लोग जो ऐसी सिटीज में रह रहे हैं जहाँ पर आउटलेट जो है वो काफी दूर नहीं है उनके घर से, या विद इन सिटी है, या अगर है भी तो अलग आसपास के टाउन में है, क्योंकि 14 डीलरशिप्स ही अभी तक जो है वो सिट्रॉइन के लिए अवेल की हैं, जिनके पास में डीलरशिप्स फिलहाल है। तो वो लोग तो डेफिनेटली C3 की तरफ स्विच कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की पेशकश, जिसमें आपने टाटा पंच को देखा, सिट्रॉइन C3 को देखा हमारे साथ में, और अब जरा वेरिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर इतने वेरिएंट्स है ना दोस्तों कि आप काउंट करोगे तो हो सकता है शाम हो जाए, मजाक कर रहा हूँ। काफी सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, तो आपका बजट जैसा है आप उस हिसाब से इसको खरीद सकते हो। इसके अंदर लिमिटेड वेरिएंट्स है, बट इंजन ऑप्शन जरूर यहाँ पर आपको 2 अवेलेबल मिलते हैं, 1.2 लीटर पेट्रोल टर्बोचार्ज एंड 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। इसके अंदर आने वाला जो इंजन है वो एक्चुअली डायनाप्रो टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड है, और थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन में जब आपको लगे कि थोड़ा सा टफ टीरेन है और पॉटहोल ज़्यादा है या कुछ ऐसा मडी एरिया आ गया, तो इसका डायनाप्रो एक्टिवेट हो जाता है। जबकि अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके अंदर टर्बो चार्जर हालांकि 110 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, विच इज अ सुपर्ब एंड क्लास लेवल टर्बो चार्ज इंजन अवेलेबल है। अब जरा बात कर लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के बारे में और प्राइसिंग के बारे में। 5,88,000 रुपए एक शोरूम ये कॉस्ट कर रही है, जबकि अगर आप इधर ध्यान दें तो ये 5,99,000 11,000 रुपए महंगी है। इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट 9,53,000 रुपए जाता है, जबकि इसका 8,15,000 रुपए में टॉप ऑफ द लाइन सीमित हो जाता है। यानी कि वो लोग जो इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं वो काफी कम बजट में भी आ जाएंगे। आप दोस्तों अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या AMD ट्रांसमिशन के साथ जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में पंच एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैनुअल ट्रांसमिशन से ही काम चलाना पड़ेगा। 8,15,000 रुपए एक शोरूम में कॉस्ट कर रही है, तो काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन में आ जाती है, क्योंकि तकरीबन 1.5 लाख रुपए में जो है वो आपको खर्च करना पड़ेगा पंच के ऊपर, अगर आपको डायनाप्रो टेक्नोलॉजी या कनेक्टेड फीचर्स या इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन या कीलेस एंट्री या कुछ कनेक्टेड फीचर्स तो मैंने आपको बता दिए, या कुछ प्रोजेक्टेड हेडलाइट सेटअप जैसी चीजें अगर आपको लेनी है तो। और ये 1.5 लाख रुपए अगर आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो तो काजीरंगा एडिशन इसका उठा सकते हो, एल्स यू कैन गो विद द वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ऑफ दिस कार, जो कि टर्बो चार्ज इंजन है। तो ये अभी कंट्री में सबसे सस्ता टर्बो इंजन जो है वो फिलहाल प्रोड्यूस कर रही है, जो कि काफी पंची भी है, काफी अच्छी आपको परफॉर्मेंस देगा। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, आप तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चले। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।